के पार्टी का पैसा है ऐसा बर्बाद ना करके अपना फ्री कूपन में ट्रैवल करे और पार्टी का ग्रास रूट लेवल का वर्कर्स भी ये पैसा का उपयोग हो। टीएमसी की नेता, तृणमूल की नेता एक सुदृढ़ नेता है जो जमीन से उठी, संघर्ष के साथ इसको खड़ा किया। उनका नाम है ममता बनर्जी। तृणमूल का एकदम आखिरी सिचुएशन है, आखिरी सीन है, समाप्ति का कातर पर तृणमूल कांग्रेस खड़ा है। आप अगर संविधान के हिसाब से जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है वो साफ इनके खिलाफ जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बंगाल की सत्ता हाथ से जाने के बाद ममता की मुसीबत बढ़ती जा रही है। पहले विधायक और सांसद बागी हुए, जो साई की तरह साथ थे, वो किनारा करते चले गए और अब वही पुराने साथी ममता की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ममता के करीबी रहे बंगाल के पूर्व मंत्री अरूप विश्वास ने खुद को टीएमसी का कोषाध्यक्ष बताते हुए एचडीएफसी बैंक को चिट्ठी लिख करके टीएमसी के अकाउंट को फ्रीज करने की मांग की। इसके बाद कुछ बागी विधायकों ने भी फंड के गलत इस्तेमाल की आशंका जताकर टीएमसी के बैंक खातों को अब लेन देन पर रोक लगाने के लिए बंगाल पुलिस को चिट्ठी लिखी, जिसके बाद टीएमसी के 3 बैंक अकाउंट जिसमें 440 करोड़ रुपए जमा थे, उन्हें फ्रीज कर दिया गया, जिससे कि ममता गुट के नेता भड़क उठे। ममता गुट के विधायक कुणाल घोष ने बागी विधायकों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर पार्टी फंड और खाते अवैध हैं तो बागियों ने उन पैसों को स्वीकार क्यों किया, उन्हीं पैसों के दम पर चुनाव क्यों जीता। और दूसरी तरफ बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर के ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। अभिषेक बनर्जी ने मांग की टीएमसी के बागी सांसदों को लेकर के जल्द ही फैसला लिया जाए। हालांकि अब सवाल यह है कि टीएमसी में छिड़े संग्राम का अंजाम आखिर क्या होगा, टीएमसी के तिजोरी पर आखिर किसका अधिकार होगा। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बात, लेकिन पहले आपको दिखाते एक खास रिपोर्ट। टीएमसी के विधायक बागी हुए, सांसदों ने भी बगावत। ममता के साथ साए की तरह रहने वाले नेता छिटकते चले गए और अब इन्हीं बागियों ने टीएमसी चीफ को 440 करोड़ का झटका दिया है। बागी विधायकों की शिकायत और पूर्व मंत्री अरूप विश्वास की चिट्ठी के बाद एचडीएफसी बैंक ने टीएमसी के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। पूर्व मंत्री अरूप विश्वास ने खुद को पार्टी का कोषाध्यक्ष बताते हुए एचडीएफसी बैंक की सेंट्रल प्लाजा शाखा को पत्र लिखकर टीएमसी के खातों से सभी वित्तीय लेन देन रोकने की मांग की थी। इस चिट्ठी में विश्वास ने बैंक से कहा है कि जब तक पार्टी पर कंट्रोल का मामला सुलझ नहीं जाता तब तक खातों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, यानी न तो कोई पैसा निकाला जाए और न ही खाता ऑपरेट करने के अधिकार में कोई बदलाव किया जाए। इसके बाद तृणमूल के बागी खेमे के कुछ विधायकों ने भी विधाननगर पुलिस की साइबर सेल को पत्र भेजकर पार्टी के खातों को फ्रीज करने की मांग की। पुलिस ने इस मामले की जानकारी बैंक को दी, जिसके बाद बैंक ने तीनों खातों को फ्रीज कर दिया है। यानी एचडीएफसी बैंक में मौजूद तृणमूल कांग्रेस के 3 अकाउंट से ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक पैसे नहीं निकाल पाएंगे। हम लोग सोचे थे चुनाव में हार जाने के बाद थोड़ा होश ठिकाना लगेगा, थोड़ा नीचे आएंगे, अभी भी बेलून होकर ऊपर उड़ रहे हैं। थोड़ा अभी हम लोग गुजारिश करेंगे कि वो चार्टर्ड फ्लाइट ना चढ़ के पार्टी का पैसा है ऐसा बर्बाद ना करके अपना फ्री कूपन में ट्रैवल करे और पार्टी का ग्रास रूट लेवल का वर्कर्स भी ये पैसा का उपयोग हो। टीएमसी के खजाने पर बागियों ने दावा ठोक दिया है, टीएमसी की तिजोरी पर अपना अधिकार जता दिया है। तृणमूल कांग्रेस के पास कुल 1081.78 करोड़ की संपत्ति है। इसमें से 625.78 करोड़ रुपए बैंक में है, 250.77 करोड़ रुपए का निवेश है और 50 करोड़ रुपए कैश है। टीएमसी ने इन पैसों की जानकारी चुनाव आयोग को सौंपी गई 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट में दी थी, लेकिन बंगाल की हार और बगावत के बाद ममता के इस खजाने पर बागियों ने खेला कर दिया। टीएमसी के 3 बैंक अकाउंट को फ्रीज करा दिया। देखिए तो इन्वेस्टिगेशन होगा तभी पता चलेगा। अभी तो मुझे लगता है कि बोलना बहुत इट विल बी टू अर्ली। अब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ही प्रेयर दिया गया है कि बंद करने के लिए, तो फ्रीज करने के लिए, तो पुलिस इंक्वायरी कर रही है। तो आगे आने वाले समय में इंक्वायरी चलेगा, तब पता चलेगा क्या हो रहा है।
टीएमसी के 3 बैंक अकाउंट के सारे ट्रांजैक्शन फिलहाल रोक दिए गए हैं और इसी बीच बागियों के खिलाफ ममता बनर्जी ने आर पार का मन बना लिया। टीएमसी के बागी सांसदों के खिलाफ एक्शन की मांग को लेकर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी लोकसभा स्पीकर से मिले। अभिषेक ने मांग की कि बागी सांसदों ने पार्टी विरोधी गतिविधियां की हैं, एक अलग गुट बनाने का दावा किया है, इसीलिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि दल बदल कानून के तहत किसी भी विलय के लिए पार्टी के मूल संगठन का विलय और 2/3 विधायकों और सांसदों का समर्थन जरूरी है, जो इस मामले में पूरा नहीं होता। इसीलिए बागी सांसदों की मेंबरशिप रद्द होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए उन्होंने स्पीकर से अनुरोध किया कि इस मामले में जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। Of Trinamool Congress, I have submitted 20 different disqualification petitions. मैं एक आपको दिखाता हूं। ऐसे 20 disqualification petitions, मुझे नहीं लगता इंडिविजुअल disqualification petitions पिछले कई साल में सदन में किसी ने फाइल किया है। कुछ कलेक्टिवली फाइल हुआ है। 20 सांसद के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस आज अध्यक्ष जी के पास हम लोग जमा दिया है कि अगर आप सदस्यता पद छोड़ के कहीं और जाते हो, जो आप में से कई लोग मीडिया में बोला है, और ये मर्जर इनवैलिड है, बोथ आर इनफ टू डिस्क्वालीफाई यू फ्रॉम योर मेंबरशिप इन द हाउस। इसके साथ ही अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी के बागी सांसदों को सीधी चुनौती दी है कि वो पद से इस्तीफा दें और फिर चुनाव लड़कर दिखाएं। पिछला 1-1.5 महीना का जो राजनीति है, जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा जा रहा है, और आप खाली बंगाल में नहीं, अभी महाराष्ट्र में भी आप देख रहे हैं कि एक बार शिवसेना को तोड़ दिया गया, शिवसेना का 2 टुकड़ा किया गया, फिर दूसरे टुकड़े का और एक टुकड़ा बनाया जा रहा है। तो हमने अपना केस स्पीकर साहब के सामने रखा है और अध्यक्ष जी को हमने ये अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इस पे आप कार्रवाई करें, दोनों पक्ष को सुने, क्योंकि आप अगर संविधान के हिसाब से जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है वो साफ इनके खिलाफ जाते। बागियों को अभिषेक बनर्जी भले ही चुनौती दे रहे हों, लेकिन ये विवाद अब सिर्फ विधानसभा या संसद में ताकत दिखाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बगावत का असर संगठन पर कंट्रोल, पैसों और पार्टी के स्ट्रक्चर पर मालिकाना हक जैसे मुद्दों तक पहुंच गया है। सवाल है कि अब आगे क्या होगा? टीएमसी की तिजोरी पर किसका अधिकार होगा? क्या ममता से टीएमसी चीफ का तमगा भी छिन जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवा दें। आशुतोष झा प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मौमिता चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, नवीन दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अब से कुछ देर में टीएमसी के प्रवक्ता नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुमित मेहरोत्रा नेता हमारे साथ टीएमसी से जुड़ चुके हैं और आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी सुमित जी। टीएमसी में पहले तो बगावत की खबरें सामने आई, कई विधायक सांसद आपसे छिटक करके पाला बदलने को तैयार बैठे हैं, ऊपर से अब ये तक कहा जा रहा है कि असली बनाम नकली का युद्ध छिड़ गया है टीएमसी में, और यहां तक कि फंड्स को लेकर भी अब क्लेम किया जा रहा है कि पहले ये तो फैसला हो जाए कि भाई असली टीएमसी कौन, नकली टीएमसी कौन। फंड्स पर तो उसी का अधिकार होगा जो असली होगा। का खेल चल रहा है महाराष्ट्र में। जिस तरीके से असली शिवसेना को नकली बता दिया गया और नकली को असली बता दिया गया, ये पार्टी तोड़ना, लोगों को तोड़ के में मर्ज कराना, अपने में नाम मिलाना, पार्टियों को खत्म कर देना, विपक्ष को पूरा खत्म कर देना कि विपक्ष हमारे सामने आवाज ही ना उठा पाए, बढ़ती महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के हमारे सामने कुछ बोले ही ना, जो पेपर लीक हो रहे उसके ऊपर कोई बातचीत ना हो। हमें तो उस पार्टी को खत्म करना, किसी तरीके से खत्म करना, चाहे 50 करोड़ रुपए देने पड़े, चाहे 500 करोड़ रुपए देने पड़े, सीबीआई ईडी का डर दिखाना पड़े। ये कौन सा देश, कौन सी किस तरह की राजनीति हो रही है? हमारे अभिषेक बनर्जी ने बहुत अच्छी बात करी वहां पे, आज चीजें जो पॉइंट रखे हैं ओम बिरला जी के आगे, तो इसके लिए तो कम से कम सरकार को ये देखना चाहिए कि जिस तरीके से वो लोग पाला बदल करके उसमें गए हैं, वो लोग ज्वाइन हो गए, एनसीपीआई में जाकर ज्वाइन हो गए, तो अब पार्टी में उनका अधिकार कहाँ रह गया? आप मुझे बताइए कि आप वहां पे जाकर के उसमें पार्टी में पद ले लिया आपने, काकोली घोष तहसीलदार ने वहां पे जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी ले लिया है, आप जाके अपना पद बांट लेते हैं, सब कुछ सारे काम कर लेते, फिर कहते हैं टीएमसी पे मेरा अधिकार है। क्यों भाई?
पर सरकार जिस तरीके से खेल कर रही है ना, इनके कंधे पे हाथ रख करके कि आप लोग आगे बढ़िए, हम आपके संग में हैं, करते रहिए और पार्टी को तोड़ते रहिए, ममता बनर्जी को बिल्कुल डेमोलाइज कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी वो नेता है जो फिर से नेता बनाने का दम रखती हैं, सड़कों पे आकर के फिर से नेता बनाने का दम रखती है। वहां पर चले जाइए आप, 20 लोग गए हैं, चले जाइए, पर ये वो गद्दार लोग हैं, जाइए आप। सुमित मेहरोत्रा जी, अभी हार स्वीकार नहीं कर रहे क्या? आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी का हाल हुआ था वही स्थिति अब टीएमसी के साथ भी हो रही है? अरे हम कह तो रहे, हम हार गए, हम कह तो रहे हैं कि ईवीएम ने हमें हराया है, हम कह तो रहे हैं चुनाव आयोग ने मिलकर हमें हराया, हम कह तो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने कहा हराया, भारतीय जनता पार्टी ने कहा, चुनाव आयोग ने ईवीएम ने मिलकर हराया, हम कह तो रहे हैं, आपको बिल्कुल कह रहे हैं। पर जनता के मददगारी से हम नहीं आ रहे, जनता का मत हमारे संग में था, पर ईवीएम का मत भारतीय जनता पार्टी को मिला, हम कह रहे हैं, हम प्रूफ कर रहे हैं। आप बताइए एक विधानसभा में, ठीक है, यानी कि आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं सर कि जनता का साथ तो आपके साथ था, लेकिन यहाँ गोलमोल करके बस चुनाव जीत लिया गया, आप ये आरोप मर रहे हैं। सुरभि जी एक चीज मुझे बताइए, अगर हमारे संग में जनता का मत अधिकार हमारे पास नहीं होता तो 40% हमें वोट कैसे मिलता? मुझे बताइए इन्हें कितना वोट मिला? 30 लाख केवल वोट परसेंटेज ज्यादा मिला सर। लेकिन आप भी तो ये सर एक सवाल का जवाब आप भी तो दीजिए सर। आप कह रहे हैं कि अगर ईवीएम के बलबूते, यहाँ चुनाव आयोग के बलबूते जीता गया तो सिर्फ बाकी बची हुई सीटें भी क्यों छोड़ती फिर बीजेपी? वो सीटें भी ले जाती है अपने खाते में। अरे तो यही तो खेल है कि हमें 100-125 सीटों का तो खेल करना है। आप आंकड़ा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप 12 से 6 बजे तक की वहां पे काउंटिंग का डाटा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं उजागर कर रहे हैं? आप इतने ही ईमानदार हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री इतने ही ईमानदार है, तो उसका डाटा दीजिए ना। चुनाव आयोग इतने ईमानदार है, दीजिए डाटा। हम लोग तो मांग रहे हैं 12 से 6 बजे तक की काउंटिंग का, आप लोग देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? चोर है आप लोग चोर हैं जिस तरीके से चोरी कर रहे हैं, पूरे देश में दिख रहा है। आज आप चोरी, पेपर लीक चोरी कर रहे थे, वोट चोरी कर रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर चोरी कर रहे हैं, एमपी चोरी कर रहे हैं, एमएलए चोरी कर ले रहे हैं, सब चोरी कर लीजिए, चोरी कर लीजिए। अब आपको अधिकार है भाई, 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए राम जन्मभूमि में, अयोध्या में चोरी कर लिया आप लोगों ने। तो सांसद, एमपी, एमएलए, ये क्या चीज है आपके आगे? नॉर्मल है। आप लोग जब चंदा चोरी कर ले रहे हो, कर लीजिए चोरी, पर समय आने पे सबको जवाब मिलेगा। ठीक है सुमित जी। आशुतोष जी, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इस वक्त बीजेपी को लेकर के बार बार टीएमसी हमलावर हो रही है। टीएमसी की ओर से बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई ये ऑपरेशन लोटस चलाने का तो इनका पुराना नियम है और इन्होंने वही किया है बंगाल में भी। अब जो हमारे विधायक है ये अपने लोगों को तो संभाल नहीं पा रहे, अपनी पार्टी पूरी तरीके से संभाल नहीं पाते, तो भाई दूसरी की पार्टी पर हमला कर देते, उनमें तोड़फोड़ करना शुरू कर देते। कल तक जिन पर उंगली उठाई जाती थी, आज किसी भी कीमत पर अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए उन पर दबाव बनाया जाने लगता है। पॉलिटिकल प्रेशर माना जाए क्या इसे? वाकई नमस्कार सुबीर जी। देखिए, मुझे लगा था कि अभी तृणमूल कांग्रेस के जो प्रवक्ता या नेता जुड़ेंगे वो ऐसा एक मर्यादा वाला बयान देंगे कि हम ये हार को स्वीकारते हैं, लेकिन अभी भी ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा करना, अभी भी जनता के जो मत है, जनता का जो जनादेश है उसके ऊपर सवाल खड़ा करना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अहंकार का प्रमाण है और इसीलिए इनकी पार्टी आज टूट रही है। इससे पहले भी इन्होंने कभी मंथन नहीं किया आज तक, इससे पहले भी इन्होंने अपनी राजनीतिक समीकरण के ऊपर कभी खुलेआम से चर्चा नहीं की। आज इनके नेतागण सामने आकर कह रहे हैं कि हम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी तक पहुंच नहीं पाते थे। ये जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस इनके अपने अंदरूनी संगठन में था, यही इनके तोड़ का कारण है, यही इनके आज इस तरह की अवस्था का कारण है कि इनके संसद और विधायक इनसे नहीं समझ रहे। ये कह रहे ऑपरेशन लोटस, अरे ऑपरेशन लोटस क्या आवश्यकता हमें क्या है? हम पूर्ण बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में आए हैं, 200 से अधिक सीटें पश्चिम बंगाल की जनता ने हमें दिया, हमें क्या आवश्यकता है कोई भी ऑपरेशन चलाने की? लेकिन आपने जो 15 वर्षों तक एक सुशासन का ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन का साइड इफेक्ट से आज आप जूझ रहे हैं। और यदि ऐसे अमर्यादित बयान अभी भी दिए गए, यदि ऐसे ही अहंकार से भरा हुआ बयान आज भी दिया गया, यदि जनादेश पर सवाल खड़ा किया गया, तो अभी तो जनता आक्रोश के तहत अंडे बरसा रही है। मुझे लगता है कि आगे और भी हिंसक और उग्र हो जाएगी जनता यदि जनादेश पर सवाल खड़ा किया। अंडे जो है जो हम आज बैंक अकाउंट फ्रीज होने वाली सवाल पर आए हैं, देखिए ये प्योरली एक लीगल इशू है, क्योंकि आरोप विश्वास इनके जो है नॉमिनेटेड, मतलब इनके पार्टी के अकाउंटेंट थे, कैशियर थे, उनका अधिकार है, बैंक को वो बताएंगे और फिर बैंक को यदि कोई कम्युनिकेशन मिलेगा तो बैंक उस पर एक्शन लेगा। इसमें हमारा कोई स्टेक नहीं है, हमारा कोई स्टेक होल्डिंग नहीं है। अपना बैंक और इनके बीच का सवाल है, ये स्वयं के अंदरूनी संगठन को चलाएं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी पश्चिम बंगाल आए हैं, 2 दिवसीय दौरा है, हमारा फोकस पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना है। इनकी पार्टी टूट रही है, जुड़ रही है, वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं।
ठीक है, यानी आप ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, इसमें ना आप लोगों का कोई हाथ है। लेकिन भूपेंद्र यादव के घर पर जब मीटिंग हुई थी तो शुभेंदु अधिकारी उस मीटिंग में क्या कर रहे थे? हम कह रहे हैं कि हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन यदि इनके नेता पार्टी से टूटकर हमारे पास आते हैं तो हमने तो उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता तक नहीं दिलाई। हमने अभी तक 4 मई के बाद से बताइए एक भी नेता या मंत्री या विधायक किसी को भी लिया हो। अब उनको तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं रहना था, उनके सांसदों को, उन्होंने अपना मत आकर प्रकाश किया, तो हमारे जो राष्ट्रीय नेता वो इन विषयों को लेकर उनको जो भी सलाह दिया जा सकता था दिया। हमने उनको भारतीय जनता पार्टी में नहीं शामिल करवाया और हमारा क्लियर मैंडेट है, हमारा क्लियर जीरो टॉलरेंस इनके कार्यकर्ता नेता को नहीं स्वीकारेंगे अपने पार्टी में, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता ने हमें इनके विरुद्ध वोट दिया। हमारे पास अब वैकेंसी है ही नहीं। अरे हम कह रहे हैं इनके नेता इधर उधर भटके, लेकिन हमारे पास 0 वैकेंसी है। आप अपने पार्टी को जोड़िए और संभालिए सुमित जी, इसके बजाय कि आप जनादेश पर सवाल खड़ा करें। ठीक है, मौमिता चक्रवर्ती भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। मौमिता जी, सवाल यही है कि क्या ये एक तरीके से कहा जाए कि वित्तीय विवाद है या फिर टीएमसी के भीतर कहीं ना कहीं संघर्ष का ये खुला प्रदर्शन चल रहा है इस वक्त? मैम ऑडियो सो आई एम ऑडिबल नाउ, राइट? जी देखिए, मैं तो पहले बताना चाहूंगी सुमित जी जो है वो अभी सदमे में है, बहुत मानसिक संतुलन उनका आई होप कि सही है कि हर बात मतलब वो सब की बात करेंगे। पर प्लीज सुमित जी आपसे विनती करती हूँ, मैं जब बात करूंगी आप जरा सुनिए। आपको अच्छा नहीं लगेगा या लगेगा आई डोंट नो, बट प्लीज सुनिए। देखिए क्या है कि भाई अभी जैसा कि हमारा डिबेट जैसे शुरू हुआ था, एक सेकेंड, ये प्रॉब्लम है। आप ये बता दीजिए हम सदमे में क्यों होंगे? ठीक है, तो अब ऐसा मत कीजिए कि जिससे पता चले कि आप अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आप बहुत सीनियर है मुझसे, ये बिंदी थोड़ा नजर रखिए प्लीज। अब आती हूँ कि क्या है कि सुरभि जी, जैसे कि हमारे डिबेट का जो सवाल है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी बैंक अकाउंट अनटचेबल नहीं होता है। लॉ के मुताबिक पुलिस जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान बैंक अकाउंट फ्रीज डेफिनेटली कर सकती है, इसमें कोई बाधा नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये संविधान तो ये नहीं देते हैं ये निर्देश, तो ये पावर पहले सीआरपीसी सेक्शन 102 में आती थी, और जो नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो बीएनएसएस उसके मुताबिक 2023 के सेक्शन 106 के अंदर भी ये है। इसमें प्रॉपर्टी सीज करने की पावर भी गई है और बैंक अकाउंट भी प्रॉपर्टी के अंदर काउंट होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट वर्सेस महाराष्ट्र वर्सेस तापस डी नियोगी के केस में क्लियरली कह दिया था कि बैंक अकाउंट भी प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी हो तो पुलिस उससे फ्रीज कर सकती है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन एंड आंसरिंग टू मिस्टर सुमित जी, वो जो अभी बोल रहे हैं कि ये टूट गया, ये तोड़ दिया, मैं कहती हूँ जब कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर बनी थी तो जहां पे मेजॉरिटी लोग जहां पे ज्यादा थे वहीं पे चुनाव आयोग उनको ही मेन कांग्रेस के हिसाब से ग्रांटेड किया गया था, मतलब कर दिया था। और वही चीज शिवसेना के साथ भी जो आप असली नकली बोल रहे हैं ना, उसके साथ भी वही हुआ था। वो खुद आके कि मैं हूँ असली, वो है नकली, ऐसा क्लेम नहीं किया। ममता जी कांग्रेस ने इस तरीके की राजनीति नहीं करी थी। कांग्रेस ने इस तरीके की राजनीति नहीं करी थी। थोड़ा सा बैक में जाइए। ममता जी, कांग्रेस ने इस तरीके की महाराष्ट्र में, बंगाल में इस तरह की राजनीति नहीं करी तो वोट किया। आप उठा के देखिए, आप बताइए किसको। अच्छा, कांग्रेस ने वो राजनीति नहीं किया था तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी मिस्टर सुमित जी, ममता बनर्जी वही कांग्रेस से आई थी, तो कांग्रेस का कुछ तो रिफ्लेक्शन अपने दल में होगा। आप लोग तो अभी इतना भ्रष्टाचार किया है, कांग्रेस को भी पीछे छोड़ के आ गए। एमएलए की बात हो रही है, एमएलए की बात हो रही है, में कभी नहीं हुआ था। मैं तो बहुत बच्ची हूँ, मेरा तो इतना भी उम्र नहीं है, पर मुझे भी पता है पूरा इतिहास पढ़ के। आप लोग टीएमसी कांग्रेस, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है क्योंकि मैं भी बंगाल से हूँ। इतनी बंगाल की जो भ्रष्टाचार ममता बनर्जी की सरकार करके दिखाई है, इतने भ्रष्टाचार भारत में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं किया। आप एंटी टीएमसी हैं। आर्गुमेंट से पहले ये पढ़ाई करके आइए। भारत में आपने इतना भ्रष्टाचार किया, पॉलिटिकल कल्चर तोड़ दिया। ममता बनर्जी ने पॉलिटिकल जो सोफिस्टिकेशन है वो तोड़ के दिखा दिया भ्रष्टाचार कैसे की जाती है। ठीक है सुमित जी और ममता जी, ठीक है। अब मैं नवीन जी का भी रुख करना चाहूंगी। नवीन दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सुमित जी मैं आपके पास लौटूंगी। एक रिएक्शन मुझे पहले नवीन जी से ले लेने दीजिए। साधु संत हैं सर, ठीक है। नवीन जी, सवाल पश्चिम बंगाल में आज की राजनीतिक घटनाक्रम को देख करके यही उठता है कि क्या वाकई ममता बनर्जी अब इतनी कमजोर पड़ चुकी हैं? एक तरफ ना उनकी पार्टी चुनाव के बाद उनसे संभल पाई, दो फाड़ देखने को मिला, अब
संघर्ष और लड़ाई पहचान को लेकर के छिड़ चुकी है। यहां तक कि उस पहचान के साथ साथ में अब इस बात को लेकर भी क्लेम किया जा रहा है कि जिसकी असली चिन्ह साबित होगा, जिसकी ओर से, यानी कि चाहे वो बागी गुट हो या ममता गुट हो, ममता बनर्जी की ओर से कहा जा रहा है कि भाई हमारा जब ट्रेजरर है और उससे वो जिम्मेदारी हमने दी है, सौंपी है, तो फिर अरूप घोष होते कौन है और उन्हें हमने पद से हटा दिया है। अभिषेक बनर्जी वो ये कहते हैं कि हमने तो 20 ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस जारी किए हुए हैं, हमने मांग की है कि इन सभी को डिस्क्वालीफाई किया जाए। अभी इस मामले को लेकर के अभी बातचीत चल ही रही है, स्पीकर से मुलाकात उन्होंने की है। तो ऐसे में जो सिचुएशन इस वक्त दिखाई दे रही है, क्या वाकई ममता बनर्जी कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है या उनके पास कोई बैकअप प्लान अभी भी हो सकता है? तो रवि जी देखिए, शरद पवार देश के अंदर एक बहुत बड़े और मजबूत नेता माने जाते हैं जी। उनके सगे भतीजे को भारतीय जनता पार्टी ने खींच लिया अपने यहाँ। शरद पवार को आप कहेंगे कि वो कमजोर पड़े? नंबर 1। नंबर 2, उद्धव ठाकरे जिनके पिता बाला साहब ठाकरे जी भारतीय जनता पार्टी के साथ एक ऐसा रिश्ता रखते थे जिसको ये कहा जाता था कि भाजपा और शिवसेना बड़े भाई और छोटे भाई हैं। उस पार्टी के साथ क्या किया गया, उसके विधायक कैसे तोड़े गए, कैसे उनको पूरा फिर गुवाहाटी और ये ले लेके डग्गेबारी की गई, ये कैसा लोकतंत्र का विकृत रूप हम लोगों ने देखा, इसको आप क्या कहेंगी? नंबर 3 आई है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के यहाँ इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन लोगों पर लगाए जो तत्कालीन टीएमसी के बड़े नेता हुआ करते थे। शुभेंदु अधिकारी भी टीएमसी के ही वर्कर रहे हैं, टीएमसी के ही नेता रहे हैं जी। भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन आज की तारीख में 100% ईमानदार और बंगाल के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे हैं। अब तीसरी एक चीज और आती है कि 20 सांसद, 60 विधायक, ये सब टूटे, लेकिन भारत की आजादी के बाद इतिहास में राजनीतिक घटनाक्रम में ये पहली घटना हम लोग देख रहे हैं कि एक ऐसी निर्जीव पार्टी जिसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं था, एनसीपीआई, कोई नाम नहीं जानता था, उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष का अभी भी पता नहीं है लोगों को, और एक सिंगल स्टेटमेंट उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं आया, फाउंडर का नहीं आया कि नहीं साहब हमने इनको आमंत्रित किया हमारे यहाँ विलय करने के लिए या हमारे यहाँ शामिल होने के लिए, लेकिन वो शामिल हो गए हैं। ये बड़ी एक अद्भुत सी चीज है भारत की राजनीति में जो हम लोग देख रहे हैं, और निश्चित तौर पर ये घटनाएं इतिहास में दर्ज होंगी कि डेमोक्रेसी के अंदर किस तरीके से एक सत्ताधारी दल अपने अपोनेंट को, अपने विरोधी दल के लोगों को किस तरीके से तोड़ता है, दबाव बनाता है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करता है, पहले आरोप लगाए जाते हैं, फिर उनको अपनी तरफ शामिल किया जाता है, ये घटनाक्रम। अब मैं एक शेर मुझे याद आ गया है, बड़े पूर्व वरिष्ठ समाजवादी सांसद रहे हैं डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी का, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन मैंने किया, मैं जरा पढ़ना चाहूंगा। आंधी उड़ा के ले गई ये और बात है, वरना तो वो भी पत्ते थे मजबूत डाल के, जब 20 मिल गए तो सभी रत्न मिल गए, जब 20 मिल गए तो सभी रत्न मिल गए, अब क्या करोगे पूरा समंदर खंगाल के। अरे भाई आपको सब कुछ मिल गया है, अब आप टीएमसी के फंड के पीछे पड़े हैं। देखिए ऐसा है कि सिविल मैटर होता है, ये कोई क्रिमिनल मैटर नहीं होता है, फंड का सीजर और रिलीजिंग ये सिविल मैटर है, ये क्रिमिनल मैटर नहीं है। पुलिस को अगर कोई चीज संदिग्ध लग रही है तो वो फ्रीजिंग के लिए उसने बैंक को लेटर दे दिया। अब अगर टीएमसी चाहेगी तो कल को कोर्ट जाएगी और वहां से डीफ्रीज करा लेगी। कौन सा बहुत बड़ी प्रोसीजर है, कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है बैंक को कौन फ्रीजर होना और डीफ्रीज होना। प्रश्न ये है कि जो सांसद टूट के गए हैं या जो। सर मैं लौट रही हूँ आपके पास, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पर पीएम मोदी का ये बड़ा हमला है कि टीएमसी कांग्रेस ने घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम किया है। बंगाल को घुसपैठियों का अड्डा बना दिया गया था, बंगाल को तृणमूल कांग्रेस ने मजहबी अड्डा बना दिया था, ये पीएम मोदी की ओर से कहा गया। और साथ ही दशकों के कुशासन ने बंगाल को पीछे ढकेलने का काम किया। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है, ये पीएम की ओर से कहा गया है। और उन्होंने ये कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के राज में जिस तरीके से यहां पर घुसपैठ को अंजाम दिया गया था, जानबूझ करके ऐसे लोगों को घुसपैठ करने के लिए
छूट दी गई थी, उन्हें मौका दिया गया था ताकि अपना वोट बैंक बनाया जा सके, लेकिन आज एक नई ताजगी बंगाल महसूस कर रहा है। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छीनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया, और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। और एक बार फिर से अब हम अपने मेहमानों की ओर रुख करेंगे, और नवीन जी पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं आशुतोष जी का रुख करूंगी। तो नवीन जी के पास हम लौटे, लेकिन एक बार फिर सुमित मेहरोत्रा जी, सवाल आपसे ये कि जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस को लेकर के शुरुआती दौर से ममता बनर्जी ने इसे सींचने का काम किया, 15 साल आप लोग सत्ता में रहे, लेकिन वो भरोसा उन सांसदों के साथ, उन विधायकों के साथ आप कायम क्यों नहीं रख पाए कि आज जैसे ही आप सत्ता से बाहर हुए, उसके बाद से एक एक करके आप ही के लोग, आप ही की पार्टी से जुड़े हुए लोग जो इतने लंबे समय से थे, ऐसे में वो आपका साथ छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं? तो भी देखिए, जिस तरीके से सीबीआई, ईडी और ज्यादा कैश का जहाँ प्रलोभन दिया जाएगा, 50-50 करोड़ रुपए, 500-500 करोड़ रुपए, 100-100 करोड़ रुपए का प्रलोभन देकर के तोड़ने की बात चल रही है। हम तो कहते हैं, अभिषेक बनर्जी ने खुद कहा है, उनके पास है कई ऐसे सबूत हैं कि जिसमें प्रलोभन दिया गया है पैसे तक का। हमारे कीर्तिदास जी, सांसद जी को भी फोन आया, आप टूट जाइए, आप हमारे संग में आ जाइए, पैसे ले लीजिए, पर वो तो नहीं टच से मत हुए। ये बिके वही लोग हैं जिनका, जो लोग किसी न किसी चीज में फंसे हुए हैं, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था चुनाव के समय पे। काकोली चौकीदार 5 लाख रुपए लेते हुए पकड़ी गई थी, सबको मालूम है, वीडियो जारी हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी, जिनको देश के प्रधानमंत्री ने 2019 में आरोपी घोषित करा था, कैश कांड में, चिट फंड घोटाले के आरोपी हैं, पर क्या हुआ हम सभी ने देखा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, कोई कार्रवाई नहीं है। ये कार्रवाइयां केवल विपक्ष के नेताओं के लिए होती हैं, और कब तक करेंगे आप, कब तक करेंगे? हम भी ये देखना चाहते हैं कि जिनको आप आरोपी बनाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। उस वॉशिंग मशीन में धुल जाइए। ये भारतीय जनता पार्टी वही वॉशिंग मशीन जिसमें आप धुल जाइए। चलिए सुमित जी, कम से कम इसी बहाने आपने ये स्वीकार तो किया कि आपके पार्टी में वाकई दागी लोग थे। नहीं, हमारी पार्टी में नहीं। मैं सुबीर जी एक चीज बताऊं, देश के प्रधान नहीं, जब काकोली
काकोली घोष का जो मामला सामने आया था घूस लेते हुए, उस वक्त तो आपकी पार्टी का हिस्सा थी। अब वो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, अब वो आपकी पार्टी से अलग हो चुकी है, तो आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की नहीं है। अब तो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं ना। सर, कल तक आप लोग डिबेट में बैठते थे तो ये कहते थे कि महज आरोप भर है। सर सुन लीजिए कि महज आरोप भर है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, सिर्फ आरोपी हैं। लेकिन आज आप लोग कह रहे हैं कि उन पर आरोप है। बताइए, इसके बाद भी साथ दे रही है बीजेपी? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी ना कि हम आरोपियों को क्यों ले रहे हैं। भाई आरोप भारतीय जनता पार्टी ने पिक चीक करके लगाया, चुनाव में लगाया, भ्रष्टाचारी का आरोप लगाया है। और इनके नेता कह रहे हैं, वहां पे बंगाल के नेता कह रहे हैं कि हम किसी भ्रष्टाचारी को, आरोपी को हम लेंगे नहीं, बीजेपी में नहीं लेंगे, भारतीय जनता पार्टी में नहीं लेंगे। क्यों भाई? वो तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान के बैठ के मीटिंग हो रही है कि इस वाले सांसद को तोड़ करके लेके आइए, इन वाले बीजेपी के नेता, इन वाले टीएमसी के नेताओं को लेकर के आइए, भ्रष्टाचारियों को लेकर के आइए। एक अड्डा बनता चला जा रहा है। कोई नहीं, महाराष्ट्र हुआ, असम हुआ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके ऊपर भी आरोप थे, पर जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हरियाणा में देख लीजिए आप, दुष्यंत चौटाला जी को देख लीजिए। तो ये ऐसे नाम है, पर समय आने पे मैं समझता हूँ कि इन सभी की जांच होगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी ये नाम आप खुद ही गिना रहे हैं, आप खुद ही गिना रहे हैं ये नाम। और इसी वजह से मैंने आपसे पूछा कि जब तक ये आपकी पार्टी का हिस्सा थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, महज आरोप भर थे। लेकिन आज आप उन्हें खुद दागी बता रहे हैं जो कल तक आपकी पार्टी में थे। आप लोगों ने उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन आज क्योंकि वो आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं है तो आज आप इतने सारी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। आपको नहीं मालूम है सुरभि जी, थोड़ा सा आप स्लाइड बैक में जाइएगा, जानकारी कर लीजिएगा कि काकोली घोष के ऊपर आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था। वीडियोस उन्होंने जारी करे हैं और सीबीआई ईडी की जांच भी चल रही थी उसके खिलाफ। वो अब सब रुक गई है, उन्हें Z+ सुरक्षा भी मिल गई है, केंद्रीय एजेंसियां, केंद्रीय सुरक्षा भी मिल जाती है सारे सांसदों को, एकदम से सारे सांसदों को, सारे विधायकों को। सर मैं तो यही पूछ रही हूँ कि काकोली घोष तब किसकी पार्टी में थी? देश के, देखिए देश के नागरिकों को नहीं मिलती है सुरक्षा, पर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में कोई जना सांसद जाने की कोशिश करता है, चाहे MLA हुआ चाहे MP हुआ, तो उसे सुरक्षा तुरंत प्रदान कर दी जाती है। अभी हम लोगों ने देखा है मणिपुर जिस तरीके से चल रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। और देखिए बिहार के, अरे बिहार के नहीं ममता जी थोड़ा सा रुक जाइए। बिहार के अंदर जिस तरीके से एनकाउंटर कराया जा रहा है रोहित तिवारी लड़के, तो 5 गोली मार एनकाउंटर कर दिया गया, तो ये भी एक चीजें हो रही हैं। और बंगाल में भी जिस तरीके से हमारे अभिषेक बनर्जी जी के ऊपर एक हमला होने को था, पिस्टल लेकर के आदमी को पकड़ा वहां पे। क्या कहा जाए, चुनाव के समय में आप लोगों ने कहा कि बीजेपी अगर बंगाल में आ गई तो फिर उन्हें अंडा मछली तक खाने नहीं देगी, लेकिन मैं वहां देख रही हूँ कि चुनाव के बाद तो यहाँ तक कि कई कार्यक्रम जब आयोजित किए जा रहे तो स्टॉल लग रहे बकायदा मच्छी चावल के, और आप ये कहते थे कल तक कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा। सर भ्रम तो आप लोगों ने खूब फैलाया। अब लड़ाई आप लोगों की है कि बागी विधायकों सांसदों को कैसे समझाया जाए। नहीं, वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, यह लड़ाई हमारी है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल लड़ाई हमारी है। भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, सड़कों पे उतर करके लड़ाई लड़ेंगे जनता के अधिकार के लिए। ये छीन नहीं सकते। छोटे हॉकर्स को मार रहे हैं, ठीक है, व्यापार छीन रहे हैं, रोजगार देने की जगह नहीं छीन रहे हैं लोग। और आज देश में देने का क्या हम क्या कर रहा है? देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है, आशुतोष जी कोई जवाब देना चाहेंगे इस पर आप? देखिए आज 20 जून को 2 करोड़ नौकरियां नागरिक होने के नाते, बंगाली हिंदू होने के नाते, सुन लीजिए सुमित जी काफी देर से आप बोल रहे थे, आप उन्हें बोल लेने दीजिए सर। देखिए एक बंगाली हिंदू होने के नाते आज का जो दिन है 20 जून पश्चिम बंगाल दिवस बहुत भावुकता का दिन है। और आज तृणमूल कांग्रेस मुझे लगता नहीं है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में प्रासंगिक भी है। उन पर चर्चा करना भी हम लोग उनको फ्री फोकट का पब्लिसिटी दे रहे, अपनी पार्टी उनसे समझ नहीं रही तो यदा कदा इधर उधर का कहानी करके उनको दे रहे। आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में, बहुत खुशी का दिन है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जमीन पर कमल खिला है। और 15 वर्षों से ये तथाकथित बंगालियों के हितैषी होने वाली तृणमूल कांग्रेस लेकिन हम लोगों को अपनी माता का जन्म दिवस मनाने से रोक रही थी। तृणमूल कांग्रेस अभी इस सवाल का जवाब तो आपने भी नहीं दिया जो सुमित जी ने पूछा। सुमित जी तो यही कह रहे कि भाई जब ठीक है हमारी सरकार थी, काकोली घोष पर उस वक्त आरोप किसने बढ़े थे? आप लोगों ने बढ़े थे। उसके अलावा सर जांच के आदेश किसने दिए थे? आप लोगों ने दिए थे। उस जांच का क्या हुआ? काकोली घोष अब अचानक से पाला बदलते ही उन्हें सुरक्षा कैसे मिल गई?
मैं अपनी पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दे रहा हूं सुरभि जी कि जो भी जांच एजेंसियां जिन भी नेताओं के खिलाफ जांच कर रही है, एक भी जांच पर रोक नहीं लेगी। इवन शुभेंदु अधिकारी जी पर भी जांच जारी है। हाईकोर्ट में PIL हुआ था, मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं, और उस समय हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि जो जांच चल रही है वो जांच ठीक है, उस पर कोई इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। अब सुमित जी ये बताएं कि जब काकली घोष दस्तीदार का वीडियो हुआ था, सामने आया था, उस समय क्या इन्होंने पार्टी से उनको निकालने का हिम्मत दिखाया? आज किस नैतिक अधिकार पर ये बात कर रहे हैं? और हमने किसी को नहीं लिया अपनी पार्टी में, इनके ऊपर से विश्वास उठा हुआ। ये कह रहे हैं कि हमने डरा धमका के लिया है। 4 मई से पहले जो सायोनिक घोष अभिषेक बनर्जी के तारीख में कसीदे पढ़ते हुए नहीं सकती थी, वो कौन सी पार्टी कांग्रेस से बाहर जाना चाह रही? कहां से हम डरा रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी के पार्टियों के नेता का भरोसा इन पर नहीं है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से जिम्मेदार हो गई? भारतीय घर के अंदर में भांगन हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से जिम्मेदार हो गई? धर्मेंद्र प्रधान जनादेश का सम्मान नहीं करे सुरभि जी, जो लोग जनादेश का सम्मान नहीं कर सकते, ईवीएम पर सवाल उठाए, क्या उनको नैतिक अधिकार है आपके पैनल में बैठने का? क्या उनको नैतिक अधिकार है भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में बात करने का? जानकारी कर लीजिए। नैतिक अधिकार है पश्चिम बंगाल की नागरिक का एक भी आवाज उठाने का? हमारा जनादेश का आप लोग सम्मान नहीं कर पाते, बड़े दुर्भाग्य का विषय है। पिछले 15 वर्षों में आपने लोकतंत्र की हत्या की है, और आज जब आप हारे हैं उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपका फ्रस्ट्रेशन है। ममता जी ने गलत नहीं कहा था कि आप सदमे में है। ममिता जी बहुत छोटे शब्द दिला दीजिए, और पैनल नेशनल टीवी पर इसलिए हम लोग आपकी भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे, लेकिन आपका ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये आपको जीरो पर लेके जाएगा। ममता जी तो एंटी जी, यदि आप अभी भी नहीं जगे, यदि आप अभी भी नहीं जगे, अब ये ना कहिए कि कौन भाजपा का प्रवक्ता है कौन नहीं भाजपा का प्रवक्ता। आपके साथ वो बैठे हुए हैं आशुतोष झा जी, और आपको वो जवाब भी दे रहे हैं सर। मैं सुरभि जी कई बार ममता जी के संग में बैठा हूं, पर वो सुरभि जी को ये भाजपा का बता देंगे, अभी ममिता जी को ये भाजपा का बता देंगे। तो आपकी तरफ सर आपके पक्ष में बोले तो फिर कोई नहीं, तब आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये तो टीएमसी के फेवर में बोलने वाली है, ये राजनीतिक पार्टी से, ये राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, तो टीएमसी की नेता है, क्या आप ये बोलेंगे सर? बात बताइए सुरभि जी एक चीज बता दीजिए, क्या ममता जी ने एक बार भी, चलिए टीएमसी की हार हो गई, टीएमसी को लोगों ने नकार दिया, सारी चीज हो गई, आपने डिसाइड करिएगा, आपने डिसाइड करिएगा कौन क्या बोलेगा। मैं डिसाइड कर रहा हूँ। अरे आप कहाँ से सर्टिफिकेट नहीं हो रहा? मैं तो ये बोल रहा हूँ। ठीक है आशुतोष जी, क्योंकि बार बार बीच में नाम आप ममिता जी का आ रहा है, तो मैं चाहूंगी कि ममिता जी आप ही इस बात को क्लैरिफाई कर दीजिए। हाँ देखिए, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं भाजपा को सपोर्ट करती हूँ, मैंने वोट भी उनके लिए डाली थी, ये मैं सबको कहती हूँ, खुलेआम कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आई है, क्योंकि मैंने ऐसी पार्टी को वोट नहीं कास्ट किया जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने महिलाओं के ऊपर सुरक्षा नहीं दे पाई, जिन्होंने युवा पीढ़ी के लिए नौकरी नहीं दे पाई। मैंने ऐसे सरकार को खत्म करना चाहती थी, बंगाल से हटाना चाहती थी। 2 करोड़ नौकरियां दे दी ना प्रधानमंत्री ने, 2 करोड़ नौकरियां दे दी ना। राजनीतिक विश्लेषक का डेफिनेशन पता है आपको? राजनीतिक विश्लेषक मतलब क्या कि ममता बनर्जी की नहीं सरकार गलत काम करेगी हम लोगों को उसको सपोर्ट करना होता है। राजनीतिक विश्लेषक मतलब आप ऐसे कोई भी आराम से बातें करने लगोगे, उल्टा सीधा चिल्लाओगे, चीजों को सपोर्ट करना होता है। राजनीतिक विश्लेषक मतलब ये होता है क्या कि आज रिकॉर्ड हो गया तो उसको सपोर्ट करने की नहीं, ममता की सरकार ने अच्छा काम किया। राजनीतिक विश्लेषक मतलब ये होता है सच का साथ देना, मैं वही दे रही हूँ। जितना बार अगर भाजपा के समय भी बंगाल में आर्टिकल जैसा कोई भी केस बनता है, मैं उसके ऊपर भी सवाल उठाऊंगी। मैं सपोर्ट करती हूँ भाजपा को, फिर भी मैं उसके ऊपर सवाल उठाऊंगी। अगर भाजपा के समय कोई भी युवाओं को बंगाल छोड़ के बाहर जाके नौकरी करना पड़ेगा, मैं उनके ऊपर भी सवाल उठाऊंगी। अगर बीजेपी के टाइम एक भी इन्फिल्ट्रेशन होता है तो मैं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पास अपॉइंटमेंट लेकर जाके उसको सवाल पूछने का औकात रखती हूँ। तो मैं क्यों राजनीतिक विश्लेषक को भाजपा की प्रवक्ता की तरह बर्ताव करती हूँ, ये पूछने का आपको कोई अधिकार मैं नहीं देती हूँ। आइंदा से मैं राजनीतिक विश्लेषक के हिसाब से बात करूँ या कोई प्रवक्ता की तरह बात करूँ, ये आप नहीं डिसाइड करोगे। दैट इज फाइनल एंड फुल एंड फाइनल। आपके साथ मैंने सैकड़ों डिबेट कर चुकी हूँ सुमित जी। आप हमेशा एक महिला के ऊपर सवाल उठाते हो कि वो किस तरीके से बात करेंगे, किस तरीके से नहीं करेंगे। इसका अधिकार मैं आपको नहीं देती हूँ, ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। गलत के मतलब सच के लिए बात करना मैं वही करती हूँ। मुझे लगा है कि मैं भारत में रहती हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, पर हिंदुओं के लिए आपकी सरकार कुछ नहीं किया। मुझे लगा था हिंदू भाई और बहन के लिए मैं बात करूंगी, मैंने किया।
आपको समस्या है तो वो आपकी व्यक्तिगत मतलब आपकी पर्सनल मैटर है। आप मेरे ऊपर सवाल नहीं उठा सकते हो कि मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ या क्या हूँ। मैंने फुल एंड फाइनल लाउड एंड क्लियर आपको आज क्लियर कर दिया। आइंदा से मैं कौन हूँ क्या हूँ ये पूछने के लिए आपको कोई अधिकार नहीं है। 200 करोड़ रुपए का 200 करोड़ का घोटाला क्या 200 करोड़ दिखा रहा है? आप बताइए ना, एक एमपी है अभिषेक बनर्जी, उनके पास आपके घर में क्या एस्केलेटर्स हैं? जो सीढ़ी ऊपर चलती है नीचे आती है ऑटोमेटिकली उसको एस्केलेटर बोला जाता है। आपके घर में है, मेरे घर में तो नहीं है। अभिषेक बनर्जी के घर में कैसे आ गया भैया? आप बताओ ना। एक एमपी, भारत के एक भी एमपी मुझे दिखाइए। मैंने बहुत एमपी को जानती हूँ, मैंने उनके घर भी गई हूँ। मैंने कभी भी कोई भी एमपी के घर देखा नहीं कि एस्केलेटर है। पर हमारे यहाँ पे एक है स्पेसशिप लेकर गलियन की तरह आ गई थी जिसका ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ना कुछ है। ममता बनर्जी छोड़कर अभिषेक बनर्जी एक काउंसलर होने का भी लायक नहीं है, एक नालायक औलाद है। मैं ये बोल सकती हूँ। ममिता जी इस तरीके की भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, ये गलत है मैम। ये मेरे ऊपर बात उठा रहा है मुझे नहीं मैम, लेकिन आप अभिषेक बनर्जी के लिए भी या ममता बनर्जी के लिए भी आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ना कीजिए। तो निवेदन करके बात कर रहा हूँ। नहीं व्यक्तिगत आक्षेप यदि आप ये है कौन अभिषेक बनर्जी? आप उसकी तरफदारी करने बैठे हो। वो तो ममता बनर्जी छोड़कर एक काउंसलर बनने का भी वो लायक नहीं है। ये क्या गलत कहा मैंने? नहीं क्या गलत मैंने कह दिया? आप देखिए सुरभि, इस तरीके की डिबेट में प्लीज हमें बैठा करिए। आप ऐसे लोगों को पहले मुझे बोल रहे थे, आप मेरे जब बोलने लगे आपको गलत लगने लगा। ये तो गलत है सुमित जी, हम पार्टी के ये खिलाफ तो गलत है। ठीक है ममिता जी, एक मिनट। सुमित जी आप ऐसे लोगों को बैठाइए, हम नहीं बैठेंगे। सर सुनिए, जब उन्होंने किसी तरीके की सर व्यक्तिगत टिप्पणी जब उन्होंने की, मैंने उन्हें रोका। इतनी आप कर रहे हैं कि नालायक है क्या? सर उन्हें मैंने रोका, यह आपने भी सुना। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना जब मैं पूछती हूँ सर सुनिए, आप अपनी पार्टी की तरफ से आप अपनी दलीलें रखिए ना। आपको जो बोलना है आप वो बोल रहे हैं। अगर आप किसी पर व्यक्तिगत होंगे तो फिर सामने से आपको उसी तरीके के रिस्पॉन्स मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर इस पर आप लोग बौखलाहट दिखाना शुरू कर देते कि भाई वो व्यक्तिगत क्यों जा रहे हैं। और एक छोटी सी आप एक राजनीतिक विश्लेषक को आप बार-बार कह रहे हैं कि भाषा कम रखना है, सर ये भी गलत है। गद्दार कहते हैं जब राहुल गांधी जी आदरणीय अमित शाह जी को गद्दार कहते हैं तब सुमित जी चुप रहते हैं, एक बात भी नहीं कहते हैं। ये तभी तो बोलना चाहिए ना सुमित जी, ये क्यों बोला राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को गद्दार? आपका क्या राय है इस बारे में जरा बताइए सबको। जब राहुल गांधी एक बार नहीं बार-बार भाजपा और आरएसएस के ऊपर गद्दार शब्द प्रयोग किया है तो तब आपको क्या स्टैंड थी, जरा बता दीजिए आप सबको। ये सभ्यता होती है, पता लग रहा है, ऐसा नहीं है। सुमित जी ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का तो काम ही यही है कि फूट डालो, राज करो, किसी पार्टी को तोड़ दो, उन पर ये प्रेशर बना दो, उनके पीछे सीबीआई, उनके पीछे ईडी लगा दो। सर मैं आप लोगों से इतना बस पूछना चाहती हूँ, तमाम राजनीतिक दलों को इस बात का डर क्यों सताया रहता है कि कहीं अगर हमारी सत्ता कल हाथ से चली गई तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई कल हमारे घर पर भी ईडी की रेड पड़ जाए, इससे पहले पारा बदल लो। इसका मतलब आप लोगों ने भी वैसे नेताओं को संरक्षण देने का काम किया था अपनी पार्टी में, खूब फलने फूलने दिया था। आम जनता के हित का सोचते तो शायद से इस तरीके से डर से अपना पाला ना बदलते। सुरभि जी, जिस तरीके से अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जहाजी बैठे हैं, आशुतोष भाई हमारे एडवोकेट भी हैं, बहुत अच्छी बात करी थी उन्होंने कि एक उन्होंने बात कही थी भ्रष्टाचार को लेकर के कि शुभेंदु अधिकारी के ऊपर भी या और नेता जो आ रहे हैं उनके खिलाफ भी सब जांच चल रही है। तो कितनी बार मेरे को थोड़ा सा बता दीजिए कि कितनी बार सीबीआई ईडी ने उन्हें सम्मन भेजा हो, बुलाया हो, फाइल ओपन हो? आपको नहीं जवाब दिया जाएगा, आप कौन है? अरे आप किस अधिकार से आप ये पूछ रहे हैं? ये देश को बता दीजिए, कितनी बार बुलाया गया? हम ये कोर्ट को जवाब देंगे, हाईकोर्ट में हमने ये जवाब दिया था। ये पूछने का अधिकार आपको नहीं है, ये पूछने का अधिकार आपको है नहीं। ना तो मैं सीबीआई का प्रवक्ता हूँ और ना आप कोर्ट है, ना मैं सीबीआई का प्रवक्ता हूँ ना आप कोर्ट है। आप जनता के विषयों पर बात करिए। शुभेंदु अधिकारी पिछले 5 वर्षों तक एलओपी रहे, उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता का विश्वास जीता, सब आज जाकर होने आ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की तरह सोना का चम्मच लेकर नहीं पैदा हुए। शुभेंदु अधिकारी ने 5 वर्षों तक एलओपी के रूप में कार्य किया। पश्चिम बंगाल की जनता ने उन्हें स्वीकारा है। 8 साल में एक बार भी नहीं बुलाया ना, जनता ने उन्हें स्वीकारा है 5 वर्षों तक एलओपी के रूप में। आप अपना फ्रस्ट्रेशन इस तरीके से आक्षेप लगाकर क्यों निकाल रहे हैं? आप अपनी पार्टी में क्यों नहीं प्रधानमंत्री ने बोला है? आप अभी तो स्वीकारिए। आप भूल गए, आप दूसरों के घर में क्यों झांक रहे हैं? दूसरों के आपके खुद के घर शीशे के बने हुए, दूसरों के घर में पत्थर मारने निकले। वो मेरे लिए प्रधानमंत्री ने बताया हुए हैं, वो फोटो को दिखाने का काम। हम तो उस फोटो के लिए पूछ रहे हैं।
फोटो के लिए पूछ रहे हैं सुरभि जी, मैं कि पूछना फोटो देख चाहूंगी के सुमित जी को, प्रधानमंत्री अगर ये लोग इतनी दूध की धुली हुई होता है तो ये परेश अधिकारी एंड यतिप्रियो मल्लिक को क्यों टिकट दे दिया था असेंबली इलेक्शन के लिए? उनके ऊपर इतना आरोप था, जेल जाके सब बंदे आए थे, उनको क्यों टिकट दिया गया था? ये भ्रष्टाचार की बात इनके मुंह पे तो शोभा नहीं देता है। सुमित जी बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, पर हम जब पॉइंट पे सवाल पूछता है तो इनके पास जवाब देने के लिए कोई आंसर तो नहीं होता है, उल्टा सीधा चिल्लाते लगते हैं, चीखते लगते हैं और पर्सनल अटैक करने लग जाते हैं। जवाब दीजिए ना कि आप लोगों ने क्यों टिकट दिया था उनको? कोई और नहीं थे? आपको भी तो टिकट मिल सकता था, आपको भी दिया गया जा सकता था, आपको नहीं दिया गया है, कोई और प्रवक्ता को नहीं दिया गया है। किनको दिया गया है? वो यतिप्रियो मल्लिक और परेश अधिकारी। क्यों भाई, उनको क्यों मिला था? और कोई ना था नहीं क्या? जरा आप कुछ बताइए इसके बारे में, ये मैं जानना चाहूंगी। आप बहुत देर से बहुत कुछ बोल रहे थे, आप जरा ये जवाब दीजिए। हाँ, मैं आपको नहीं बोल रहा था, मैं आपको नहीं बोल रहा था जिसको भी बोल रहे थे, ये जनरल मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होने के नाते जानने का बहुत शौक रहता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। मैं तो जहाजी से पूछ रहा था कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कब जांच होगी, फाइल कब खुलेगी, कब होगा? 8 साल तो हो गए ना, कोई जनता को मालूम नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी वही बोलती है। ये सवाल इनको पूछिए। सुमित जी, सवाल आपसे कुछ और सुनिए, सवाल आपसे कुछ और पूछा गया, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। देखिए, जो 2 लोगों का नाम बता रही ना कि भ्रष्टाचार में थे, हमने उन्हें टिकट दे दिया, ऐसे तो बात सुनिए। बिहार के अंदर आपने ललन बिहार चले गए, आपको बिहार बहुत पसंद है भैया। सर, अगर दूसरी पार्टी, सुमित जी एक मिनट, अगर दूसरी पार्टी ने ये हरकत की, अगर दूसरी पार्टी ने क्रिमिनल्स को जगह दी, भ्रष्टाचारियों को जगह दी, तो आप भी वही करेंगे सर? आप में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? राष्ट्रीय पार्टी है, देश की राष्ट्रीय पार्टी है सुदीप जी, और कोई पार्टी नहीं, देश की राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसका डंका बज रहा है विदेशों में। आप स्वीकारते हैं ना कि आप अब राष्ट्रीय नहीं है? सुमित जी, कम से कम आप स्वीकार लीजिए आप राष्ट्रीय नहीं है। ऑल इंडिया हटा लीजिए नाम से। रात को नींद नहीं आएगी, नाम से ऑल इंडिया हटा लीजिए। आशुतोष जी, देखिए आशुतोष जी, सवाल तो फिर आप लोगों से भी पूछा ही जाएगा। यहाँ तक कि जब सुमित जी ये बात कह रहे हैं तो उनकी बातों में भी इस बात को लेकर के दम है। वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि 8 साल का समय बीत गया, जांच अब तक कहां पहुंची, किसी को पता क्यों नहीं चला, उससे जुड़ी हुई कोई भी रिपोर्ट अब तक पब्लिश क्यों नहीं हुई। दूसरी चीज सर, जब इतने बड़े आरोप लगे शुभेंदु अधिकारी पर, आपने वैसे व्यक्ति को कैसे मुख्यमंत्री का पद दे दिया? यहां तक कि काकोले घोष का वीडियो सर्कुलेट हुआ है बकायदा, सोशल मीडिया पर वो वीडियो इतना सर्कुलेट हुआ, लेकिन आप लोगों को क्या वो तस्वीर दिखाई नहीं दी? देखिए सुरभि जी, समय खत्म हो रहा है, मैं 60 सेकंड में रैप अप करूंगा। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है और इसलिए हम अपने सीने पर नॉट फॉर सेल लगा हुआ बोर्ड लगाकर घूमते हैं। सुमित जी के पार्टी की तरह हर कोई अपना रेड कार्ड लेकर नहीं घूमता है कि कब सरकार गिरेगी और कब हम दूसरी पार्टी में जाएंगे। दूसरी चीज, शुभेंदु अधिकारी के बात पर यदि आए नाम, नॉट फॉर सेल का बोर्ड लगा है, लेकिन ओपन टू बाय का बोर्ड भी है। अरे भाई, बिकने वाले आएंगे तो हम खरीदेंगे। मैं ये सीना ठोक के कह रहा हूँ आपके चैनल पर, बिकने वाले। ठीक है, यानी आप ये स्वीकार रहे हैं कि अगर बिकने के लिए लोग आएंगे तो हम खरीदेंगे, चाहे वो कितने भी करप्टेड क्यों ना हो। आप ये स्वीकार रहे हैं आशुतोष जी कि बीजेपी, आशुतोष जी आप बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर बैठे, मैं आपसे पूछ रही हूँ, यानी आप ये स्वीकार रहे हैं कि अगर करप्शन हुआ है और अगर वो बिकने के लिए आ रहा है हमारे पास, तो हम तो उन्हें खरीदेंगे। 2021 में हमने 300 कार्यकर्ताओं को खोया। हमारे कितने लोग गए थे तृणमूल कांग्रेस में? भाई आप अपनी पार्टी को विचारधारा की पार्टी बनाइए ना। आप अपनी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड का के तरह एम्प्लॉय की तरह रखेंगे सांसद विधायकों को, तो वो तो दूसरी कंपनी में जाएंगे सीवी लेकर अपना। करप्ट सीवी होगा तो हम नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो भी उनके ऊपर जांच चलेगी। लेकिन आप अपनी पार्टी का क्या विचारधारा बनाकर रखे? हमने तो आपसे खराब समय देखा था 2021। सर, आप ये पूरा कह रहे हैं कि मैं नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके बिल्कुल ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर कोई बिकने के लिए आएगा तो हम उन्हें खरीदेंगे। हम खरीदेंगे लेकिन उनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे। हम खरीदेंगे लेकिन उनके ऊपर जो जांच चल रही है उसको रोकने लगाएंगे। सर, अगर किसी पर कोई आरोप लगा है, अगर किसी पर कोई आरोप लगा है, उसकी जांच जारी है, उसे कैसे प्रोटेक्शन मिल रही है? सर, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। एक नाम बताइए जिसको प्रोटेक्शन। काकोली घोष को जांच रुक गई क्या? जांच रुक गई क्या? जांच रुक गई क्या? भ्रष्टाचारियों को क्लीन चिट का भाषा समझते हैं? क्लीन चिट वर्ड का मतलब आपको पता है? क्लीन चिट वर्ड का मतलब आपको पता है? क्लीन चिट दिया क्या? हमें नहीं मालूम भैया, हमें नहीं मालूम। आशुतोष जी, आरोपी तो आरोपी होता है, आप उसे क्लीन चिट तो तब दीजिएगा जब पूरी तरीके से केस क्लोज होने पर आ जाए, फैसला सुना दिया जाए कि भाई हम तो क्लीन चिट दे रहे हैं। तो हम तो कह रहे कि हम क्लीन चिट नहीं देते हैं किसी को भी, जिनके ऊपर आरोप लगे उन पर जांच चलेगी। और यदि
कन्विक्ट होते तो हम उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। सर यहाँ इससे बस ये समझ में आता है कि कोई पार्टी हैं, दूध की उनको- धुली नहीं है, किसी पार्टी के लिए भी जनता के हित का वो सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, लेकिन अपने हित का जरूर सोच रहे हैं। नहीं, ये बाकी पार्टियों को समझने की आवश्यकता है कि भाजपा वाले नहीं बिकने के लिए आते। जब हमारे कार्यकर्ता वर्षों तक मार खाए, हमारे कार्यकर्ता जब प्रतिदिन शहीद होते थे, जब हम जैसे कार्यकर्ता प्रतिदिन बम बारूद को जलते थे, तब भी हम तृणमूल कांग्रेस के पास नहीं गए। आज इनके सांसद विधायक क्यों इधर उधर दर दर भटक रहे हैं, ये आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। हमारे पार्टी के नेता जब नॉट फॉर सेल वाले हैं, आपके पार्टी के सभी नेता क्यों ऑन सेल घूम रहे लगातार? पर आत्ममंथन करिए, हमारे ऊपर कीचड़ उछालने से बेहतर ये उनकी पार्टी के लिए अच्छा होगा। ये मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कह रहा हूँ। उनके अंदर आपको बताइए कि 40 मिनट के डिबेट में आपको कहाँ लगा कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर मिनिमम मर्यादा है? आपको 40 मिनट के डिबेट में कहाँ लगा कि इनकी पार्टी के अंदर मिनिमम पॉलिटिकल कर्टसी है? ऐसी पार्टी के नेता बिकाऊ नहीं होंगे तो क्या होंगे जिस पार्टी के प्रवक्ता के अंदर मिनिमम पॉलिटिकल कर्टसी नहीं है? सुमित जी, मैं आपसे इस बात का मतलब समझना चाहूंगी कि आप 10 दिन का समय दे दीजिए, ये सभी बागी नेता दोबारा आपके साथ होंगे, इसका तात्पर्य क्या था? नहीं, मैंने ये नहीं कहा सुरभि जी, मैंने तो अभी आशुतोष भाई की बात का जवाब दिया है। हाँ। कि कह रहे हैं भ्रष्टाचारी अगर आकर के आना चाहता है, हमारे यहाँ दरवाजे खुले हुए हैं। सर 10 दिन का समय आप किस चीज के लिए मांग रहे हैं? मैं नहीं मांग रहा हूँ, मैंने कहा सीबीआईडी आप हमें 10 दिन के लिए दे दीजिए, देश के गृह मंत्री हमारी पार्टी में होंगे। मैं ये कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ, क्या गलत कह रहा हूँ मैं? आप कहिए ना, मैं कह रहा हूँ ना, दावे से कह रहा हूँ सीबीआईडी हमें दे दीजिए 10 दिन में। होता है ना, गृह अपने मंत्री दिल से हमारी जानिए पार्टी पराए दिल का हाल। सुमित जी की पार्टी इसी तरीके से हम तो जांच कह रहे हैं। एजेंसियों का मिसयूज करती है, इसलिए हमको भैया लगता है कि बाकी पार्टियां भाई भी ऐसी आपने करती हैं। 8 साल हो गए, 8 साल पे जवाब नहीं दिया। सुरभि जी आपकी बात का जवाब नहीं दिया इन्होंने 8 साल का। ये पूछ लीजिए पहले, ये जवाब दे करके जाएं आशुतोष भाई कि कहाँ तक फाइल पहुंची है, कितनी खुली है। सुनिए, सुमित सुरक्षा क्यों दी मेहरोत्रा जाती है कलकत्ता आरोपियों हाई, को? सुन लीजिए भाई, चुप आरोपियों रहिए। को सुरक्षा क्यों दी जाती है? हाँ, अरे भाई चुप हो जाइए। सुमित मेहरोत्रा चुप हो कलकत्ता जाए? हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आप से बताएंगे बड़ा हमें? नहीं है। सुमित मेहरोत्रा कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़ा नहीं है, और जब चीफ जस्टिस ने नहीं, इस अरे पीआईए को ठीक इंटरफेयर है, नहीं किया आरोपियों को तो मैं ठीक है। सुमित सर, मेहरोत्रा अब को क्योंकि मेरे पास जवाब समय नहीं नहीं है। नहीं दूंगा। सर मेरे पास अब समय नहीं है। नहीं, बहुत नहीं, धन्यवाद आप नहीं, सभी का हमारे नहीं साथ दूंगा। जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। आशुतोष झा प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े, सुमित मेहरोत्रा नेता तृणमूल कांग्रेस से जुड़े, मौमिता चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक, नवीन दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या वाकई में ये संघर्ष ममता बनर्जी के लिए इतना ज्यादा विशाल बनता चला जा रहा है कि अब टीएमसी की तिजोरी पर किसका अधिकार होगा, ये भी अब कानून के तहत में तय होगा, जिसे उन्होंने खुद सींचा अपनी पार्टी को इतनी मेहनत के साथ में। आज वही पार्टी दो फाड़ में बट चुकी है। अब तय ये होना है, फैसला ये होना है कि असली तृणमूल कांग्रेस कौन सी है और इस तिजोरी का अधिकार किस तृणमूल कांग्रेस के लोगों को मिलेगा। फिलहाल इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए।